जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के यूपी बोर्ड के विज्ञान में पार्ट 1 है, जिसका नाम है रासायनिक क्रिया तथा समीकरण। चलिए, सबसे पहले रासायनिक क्रिया के बारे में जानते हैं। सबसे पहले पाठ स्टार्ट करने से पहले उस पाठ का पूरी गहराई से अध्ययन करते हैं, जिसमें आता है सबसे पहले आपका रासायनिक क्रिया। रासायनिक क्रिया क्या होता है? रासायनिक क्रिया वह क्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया उत्पाद बनाते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ मतलब कोई दो पदार्थ आपस में हम मिलेंगे और एक नया उत्पाद मिलेगा। जब ये दो पदार्थ आपस में मिलते हैं, अर्थात मतलब जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, इनको कहते हैं हम अभिकारक। और जो अभिक्रिया के बाद हमें प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं उत्पाद। आइए आज जानते हैं इसमें आगे। देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया उत्पाद बनाते हैं। हमेशा यह बात याद रखिएगा, रासायनिक क्रिया में दो पदार्थ मिल करके एक नया उत्पाद बनाएगा, ये इसकी परिभाषा है। चलिए आइए इसमें और आगे जानते हैं। जैसे उदाहरण में दो पदार्थ है, H2 है, हाइड्रोजन का दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु आपस में क्रिया करके जल बना रहे हैं, ठीक ना। इसमें देखिए क्या हुआ है, तो ये जो दो अणु है, कौन एक है? हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन। ये जो दो आपस में पदार्थ है, ये आपस में क्रिया कर रहे हैं और क्रिया करने के बाद हमें जल प्राप्त होता है। चलिए देखिए, आप घरों में गर्मी के दिनों में देखे होंगे या पीते होंगे आप क्या, जब चीनी और पानी को आपस में हम मिलाते हैं, दोनों को आपस में मिलाते हैं, तो जो चीनी के कण है वो पानी के कणों में पूरी तरह से विलय हो जाते हैं और तत्पश्चात हमको एक कह सकते हैं क्या, शरबत, हाँ शरबत प्राप्त होता है। ये शरबत ही एक उत्पाद है। जैसे दो पदार्थ है आपके, चीनी और पानी, इन दो आपस में पूरी तरह घुले और उसके बाद हमें क्या प्राप्त हो रहा है? शरबत। ये उत्पाद है। चलिए आइए हम देखते हैं आगे क्या। रासायनिक क्रिया 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले व्यतिकरण के बारे में सबके जानते हैं, कौन कौन सा? युगात्मक क्रिया, फिर अपघटन क्रिया, फिर विस्थापन क्रिया, फिर द्विविस्थापन क्रिया। आइए एक एक करके सबको हम देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले आता है युगात्मक क्रिया। युगात्मक अभिक्रिया, इसको तोड़िए आप। युग धन आत्मक मतलब जब युग मतलब जोड़ होता है, दो पदार्थों का जोड़ से हमेशा इस अभिक्रिया में एक पदार्थ बनता है। मतलब यहाँ दो पदार्थ जोड़ा जाएगा और एक पदार्थ मिलेगा आपको। दो पदार्थों से हमें हमेशा एक पदार्थ, तो एक से ज्यादा नहीं मिलेगा, हमेशा एक पदार्थ मिलेगा। किसमें? आपके योगात्मक अभिक्रिया में। चलिए आइए इसकी परिभाषा देखते हैं क्या। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके केवल एक उत्पाद बनाए तो उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण है जैसे कार्बन है, और कार्बन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करता है तब हमेशा हमको कार्बन डाइऑक्साइड और आपको उष्मा भी प्राप्त होता है हमेशा। जैसे आप देखे होंगे, जब भी आप प्लास्टिक वगैरह को जलाते हैं तो उसमें हवा में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। ये हवा में ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं, तो CO2 जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका हमें धुआं प्राप्त होता है और साथ में थोड़ा हमको हीट भी मिलता है। चलिए आप देखते हैं। हाँ, ये समझ गए योगात्मक क्रिया कुछ बहुत सिंपल है। योगात्मक क्रिया कुछ करना नहीं है। वह अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ आपस में घुल करके एक उत्पाद बनाएगा। इसमें दो पदार्थ आपस में क्रिया करेंगे और आपको एक उत्पाद प्राप्त होगा। चलिए आइए हम अगला देखते हैं क्या, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें वह अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ, ध्यान दिएगा, वह अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। इसमें होता क्या है एक्चुअली, इसमें आपका अपघटन अभिक्रिया में, इसमें आपको जब दो पदार्थ होते हैं, एक पदार्थ होता है, एक कोई पदार्थ कर सकते हैं या यौगिक, ये यौगिक जो है ये दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाएगा। इसमें आपके अपघटन अपघटन अपघटित हो जाना, इसी को अपघटन कहते हैं। अपघटित हो जाना मतलब बट जाना, टुकड़ों टुकड़ों में बट जाना, उसी को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें होता क्या है, जब कोई यौगिक
अभिक्रिया के बाद दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। जैसे आइए आप उदाहरण दिखाते हैं आपको। क्या उदाहरण में है, जैसे सोडियम क्लोराइड है। यहाँ सोडियम क्लोराइड जो घरों में प्रयोग किया जाता है, नमक जो होता है आप घरों में साधारण नमक जिसे कहते हैं, हम घरों में जो नमक प्रयोग करते हैं साधारण नमक, ये साधारण नमक क्या है, ये देखिए सोडियम है, ये Cl NaCl है, तो सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड दो पदार्थ में टूट गया। यहाँ देखिए एक सोडियम का अणु और ये क्लोरीन का अणु, और ये देखिए इसमें ये जो दो और ये दो यहाँ कुछ दिख रहा होगा, एक्चुअली इसको संतुलित किया गया है। अभी आगे आप संतुलित समीकरण पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे, तो आपको इसके बारे में बहुत थोड़ी गहराई क्लियर होगी कि यहाँ ये टू लिखना, ये इधर उधर ये कैसे आ रहा है, अभी आपको आगे मिलेगा। यहाँ तक आ गया आपको, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ाया आपको, रासायनिक क्रिया। रासायनिक क्रिया क्या होता है, वह क्रिया जिसमें दो पदार्थ आपस, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया उत्पाद बना देंगे। ठीक, ये एक या एक से अधिक नया उत्पाद बना देंगे, उसे किसे क्या कहते हैं, रासायनिक क्रिया। उदाहरण भी आपको दिखाया हमने, क्या है, जैसे हाइड्रोजन के अणु और ऑक्सीजन के अणु आपस में क्रिया करके जल बना रहे हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं क्या रासायनिक क्रिया के प्रकार, चार प्रकार के रासायनिक क्रिया आपके। पहला, सबसे पहले आपका योगात्मक क्रिया, दूसरा है आपका अपघटन क्रिया, तीसरा विस्थापन क्रिया और चौथा द्विविस्थापन क्रिया। चलिए आइए देखते हैं क्या। सबसे पहले योगात्मक क्रिया पढ़ाया उसने, वह अभिक्रिया जिसमें, वह अभिक्रिया ध्यान सुनिएगा, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ भाग लेते हैं और भाग लेने के बाद हमेशा केवल एक उत्पाद प्राप्त होगा। इसमें योगात्मक क्रिया में उदाहरण के रूप में आप देखते हैं क्या है, जब कार्बन और ऑक्सीजन की क्रिया आपस में कराई जाती है तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। और इसमें आप आगे यहाँ लिख लीजिए, प्लस में क्या आपको मिलता है, यहाँ पे उष्मा मिलता है, उष्मा प्राप्त होगा, हमेशा आपको उष्मा मिलेगा। चलिए, और उष्मा मतलब आपका हीट होता है, एनर्जी मिलता है। जैसे आप ठंडियों में देखे होंगे प्लास्टिक वगैरह जलाते हैं तो आप देखते हो धुआं निकलता है जो काले रंग का, वही होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। और आपको एक तपन महसूस होता है जब भी आप प्लास्टिक वगैरह जलाते हैं, वहां हीट महसूस होता है, वही आपका कार्बन डाइऑक्साइड और उष्मा दोनों निकलेगा। चलिए आगे देखते हैं क्या, अपघटन क्रिया के बारे में जानते हैं। वह अपक्रिया जिसमें कोई यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थ में टूट जाए। देखिए इसमें सिंपल है, एक कोई यौगिक है वो दो पदार्थों में टूट जाएगा तो सीधे आपका क्या कहलाएगा, अपघटन क्रिया। वह क्रिया जिसमें कोई यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थों में पूरी तरह से टूट जाए, दो या दो से अधिक पदार्थों में पूरी तरह से टूट जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अपघटन क्रिया। आइए हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में क्या है, जब सोडियम क्लोराइड जो यौगिक है, इसे यौगिक कहेंगे। यौगिक क्या होता है, आप इस यौगिक को सबसे समझा दे। यौगिक आप जान लीजिए, यौगिकों की बार बार आपका यूज आ रहा है शब्दों में। यौगिक होता क्या है, जब दो, ध्यान सुनिएगा बातों की, यौगिक होता क्या है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलाए जाते हैं। इसका अनुपात निश्चित होता है, इसका रेशियो निश्चित होता है, इसका यौगिक में रेशियो निश्चित होता है। लेकिन देखिए मिश्रण यौगिक दोनों चीज अलग अलग होती है। मिश्रण क्या होता है, इसमें अनुपात निश्चित होने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन यौगिक में अनुपात निश्चित होगा। जो भी आप पदार्थ लिए हैं वो फिक्स अनुपात में होंगे, हमेशा फिक्स अनुपात में होंगे। जैसे आपने जल देखा ना, तो जल के अणुओं का अनुपात होता है 1:8, अर्थात हाइड्रोजन का एक अणु और जल का 8 अणु होगा जब भी आप पानी बनाने जाएंगे तो। जैसे H2O में क्या होता है, H2O का, ये H2O क्या है आपका, इसका तो सॉरी यौगिक है, तो इसमें 1:8 होता है। 1 है किसका, हाइड्रोजन के लिए, और 8 होता है आपका ऑक्सीजन के लिए। ये बात हमेशा याद रखने वाली है। चलिए, हाँ ये रेशियो निकलता है एक्चुअली आपका किससे है, आपका ये रेशियो निकलता है आपका द्रव्यमान से, किसका, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के। जैसे आपको पता है यहाँ पे हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, लगभग 0, लगभग इसको 1 मान लेते हैं। ये 2 लगा हुआ है तो 2 × 1 हो जाएगा। ध्यान देखिएगा, या रेशियो निकालना तो रेशियो लगाएंगे। और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 होता है, तो द्रव्यमान उसका डबल कीजिए, कितना होगा 16, या लिखिए 16, 2 × 2 रेशियो 1। अब देखिए 2 के पारा में काटेंगे इसको 1 बार में, और 2 के पारा में पूरा काटेंगे 8 बार में, तो कितना आ गया 1:8। ये बताता है कि जब जल बनाएंगे तो हम इसी अनुपात मिलेंगे, इससे अलग जल बन नहीं पाएगा, ये सेम फिक्स अनुपात है। लेकिन आपका मिश्रण में ऐसा कुछ होता नहीं है। मिश्रण में आपको किसी भी तरह के अनुपात की जरूरत होती ही नहीं है। जैसे आप घरों में 1 लीटर पानी में अगर आप चीनी घोल ले तो क्या होगा, आप जितना इच्छा आपको चीनी घोलिए, आपको मीठा पीना है ज्यादा बढ़ा के चीनी घोल दीजिए, बनना शरबत ही है।
कि कोई कोई अब देखिए, जैसे किसी को 1 लीटर पानी दे दिया गया और कहा गया कि आप शरबत बनाओ, आपके यहाँ चीनी, आपके पास चीनी अलग अलग सबको रखा गया, बोला गया चीनी रखे, कोई 200 ग्राम चीनी डालेगा, कोई 300 ग्राम डालेगा, 400 ग्राम डालेगा, जिसको अपनी इच्छा अनुसार वो डालेगा, लेकिन बनना क्या है, आपको यहाँ पे शरबत ही बनेगा। समझे बात को आप? योगी का समय, योगी का मिश्रण समझ गए। मिश्रण में क्या अनुपात की निश्चित की आवश्यकता नहीं होती, और यौगिक में अनुपात निश्चित करना चाहिए। चलिए आगे हम ये दो योगात्मक अपघटन बारे में बात कर लिए। अब इसके बाद हम स्टार्ट करें क्या, विस्थापन और द्विविस्थापन। चलिए उससे पहले हम पहले सुने, अभी आपको जो पढ़ाए थे हम योगात्मक प्रक्रिया, इसके दो और नाम है, इसके दो और नाम है, ये जान लीजिए, क्योंकि यूपी बोर्ड में 3 नाम है। तो टोटल एक योगात्मक क्रिया, एक आपका योगात्मक क्रिया, संकलन क्रिया और संयोजन, 3 नाम है इसके। योगात्मक क्रिया का दो और नाम क्या है, पहला तो योगात्मक क्रिया है, दूसरा संकलन क्रिया है, और तीसरा संयोजन क्रिया। तो यूपी बोर्ड ने तीनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है, क्या कि आप संयोजन क्रिया से क्या समझते हैं, या फिर आज संकलन क्रिया से आप क्या समझते हैं, या योगात्मक क्रिया से क्या समझते हैं, ये तीनों तरह से आ सकता है। तो आप यहाँ नोट में लिख लीजिएगा क्या, योगात्मक अभिक्रिया को संकलन क्रिया और संयोजन क्रिया भी कहते हैं। चलिए आइए अब आते हैं तीसरा प्रकार का, विस्थापन। विस्थापन क्रिया में चलिए, जब कोई तत्व किसी यौगिक के तत्व को उसकी जगह से विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है का मतलब है हटा देता है, तो इस अभिक्रिया को हम विस्थापन क्रिया कहते हैं। आइए हम देखते हैं उदाहरण के रूप में। यहाँ आप देखिएगा, ये जो HCl है इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ये HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया जब हम सोडियम, जो कि सबसे अभिक्रियाशीलता की सबसे उच्च श्रेणी का तत्व है, उससे कराते हैं, तो होता क्या है, ये जो हाइड्रोजन है, जो ये यौगिक है, इसमें यौगिक, इस यौगिक में जो ये तत्व हाइड्रोजन है, और ये जो तत्व दूसरा तत्व जो सोडियम है, ये सोडियम इस हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटा देता है, और हटा कर उसका जगह हथिया लेता है। कहने का ये मतलब है कि सोडियम की अभिक्रियाशीलता ज्यादा है किसकी तुलना में, हाइड्रोजन की तुलना में। तो ये सोडियम जो है हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटा देगा, भगा देगा, और ये बेचारा हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, ये जो अभिकारक है, अभिक्रिया के बाद क्या बन रहा है, चेक कीजिए यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड बना। सोडियम कैसे बना, ये सोडियम हाइड्रोजन की जगह ले लिया, अधिकृत कर लिया, उसको हटा दिया, भगा दिया मार के। अब क्या होगा, यहाँ पे सोडियम जो था इसका हाइड्रोजन जगह ले लिया, तो हाइड्रोजन बेचारा यहाँ से निकल गया, कहाँ से, इस यौगिक से। किस यौगिक से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया जब सोडियम से हमने कराई, तो यहाँ हमने क्या देखा कि ये सोडियम जो था ये को हटा दिया उसकी जगह से, और यहाँ हमको NaCl बन गया, और हाइड्रोजन उधर बेचारा साइड हो गया। चलिए आइए आगे देखते हैं, चौथा क्या है, द्विविस्थापन क्रिया। देखिए इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या है कि इसमें कुछ है नहीं, इसमें क्या है, अगर किसी की आपस में लड़ाई हो रही है इसमें, तो 2 लोग एक तरफ और 2 लोग एक तरफ, लड़ाई चालू हुई दोनों में, तो हो क्या रहा है कि जो 2 लोग एक तरफ थे, 2 लोग एक तरफ जब आपस में लड़ाई कर रहे थे, तो अगले 2 टीम है, जैसे एक टीम ए है एक टीम बी है, इसमें 2 लोग हैं, ठीक ना। तो ए टीम से एक व्यक्ति बी टीम में चला गया, और बी टीम से एक व्यक्ति ए टीम में आ गया। इस प्रक्रिया में यही होता है, क्या 2 टीम है, टीम ए टीम बी, इसमें 2 सदस्य हैं, और टीम ए से एक व्यक्ति टीम बी में चला गया, और टीम बी से एक व्यक्ति टीम ए में आ गया। आइए देखते हैं क्या है, इस प्रक्रिया में 2 यौगिकों के तत्व आपस में जगह की अदला बदली कर लेते हैं, सीट एक्सचेंज कर लेते हैं। किस प्रक्रिया में, द्विस्थापन क्रिया में। यहाँ चेक कीजिए क्या है, जैसे आप उदाहरण के रूप में देखेंगे, इसको कहेंगे मैग्नीशियम सल्फेट की क्रिया जब हम सोडियम क्लोराइड से कराते हैं, तो चेक कीजिए ये जो Na है इसको हट, इसके जगह चला जाएगा, ये Mg जो है, मतलब आपस में ये दोनों, आपस में ये दोनों, Mg ने चला गया इसके पास सोडियम के बाद, और सोडियम चला गया Mg की जगह, ये आपस में जगह की अदला बदली कर लिए। तो इधर दिख नहीं रहा होगा, मैं प्रयास करता हूं इसको ऊपर लिखने का, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिखने का प्रयास करता हूं, दिखाई दे नहीं रहा होगा। Na बना है, Na2SO4 प्लस में MgCl2, अब शायद दिखाई दे रहा होगा आपको। तो यहाँ आप चेक कीजिए क्या हुआ है, ये Mg मैग्नीशियम सल्फेट की क्रिया जो हमने सोडियम क्लोराइड से कराई, कुछ हुआ नहीं है, केवल आप चेक कीजिए Na चला गया इसके जगह, तो Na2SO4 हो गया,
और एमजी चला गया सीएल ग्रेड। एक्चुअली यार 2 आने का क्या रीजन है, जो सल्फेट होता है उसका आयन होता है 2 - 2, तो ये 2 आयन इधर चला गया, और सोडियम का होता है 1, तो 1 इधर जाने का है नहीं, 1 तक किसी से गुणा मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाता है। सेम केस यहाँ इसका आयन कितना होता है, मैग्नीशियम का होता है 2, और क्लोरीन का आयन होता है 1, ये 2 चला गया उधर, ये 1 आएगा इधर, तो 1 तो लिखा जाएगा नहीं। मेरी बात समझना है, इससे कंफ्यूजन नहीं होना है, अभी आगे आपको और क्लियर होगा इसमें। तो आपने अभी क्या सीखा, विस्थापन क्रिया, जब कोई तत्व किसी यौगिक के तत्व को उसकी जगह से विस्थापित मतलब हटा देता है, तो इस क्रिया को विस्थापन क्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम से क्रिया कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन को मार भगाता है, तो इस केस में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड जबकि नमक का सूत्र होता है ये प्राप्त होता है। चलिए अगला देखिए क्या है, द्विविस्थापन क्रिया। इस क्रिया में दो यौगिक के तत्व आपस में जगह की अदला बदली कर लेते हैं, तो इस क्रिया को द्विविस्थापन क्रिया कहते हैं। आइए देखते हैं क्या है, उदाहरण क्या है। आपका है मैग्नीशियम सल्फेट की क्रिया जो सोडियम क्लोराइड से कराई जा रही है, तो जो मैग्नीशियम है वो सल्फेट का जगह ले रहा है, और जो सोडियम क्लोराइड में जो सोडियम है वो मैग्नीशियम की जगह ले रहा है। चलिए आगे देखते हैं, यहां तक आपको समझ देता, आप क्या कर सकते हैं, आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, तो हम आगे से स्टार्ट करते हैं। अगला आपका हेडिंग है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसको जानने से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो जो तत्वों के जो नाम है उनको प्रतीकों रूप में वैज्ञानिकों ने दिया कैसे। चलिए आइए सबसे पहले हम जानते हैं क्या रासायनिक समीकरण। पहले के वैज्ञानिकों ने ये पाया कि किसी भी तत्व का नाम लिखने में उनको बहुत कठिनाई होती थी, बार बार उन तत्वों का नाम लिखा जाता था, उनको काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना होता था। उन्होंने एक ऐसा आपसी विचार से उन्होंने एक ऐसा प्रतीक दिया सभी तत्वों का, जिससे आज के आधुनिक दौर में उसका उपयोग करके हमें रासायनिक क्रियाओं को पढ़ने में काफी आसानी महसूस होती है, और किसी प्रकार के इक्वेशन को बनाने में भी काफी आसानी महसूस होती है। जैसे आइए पहले परिभाषा देखते हैं आप, क्या है, जब किसी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पादों को प्रतीकों के रूप में लिखा जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। अर्थात जब कोई भी रासायनिक क्रिया में जब अभिकारक और उत्पाद भाग लेते हैं तो उनको जब हम प्रतीकों के रूप में लिखते हैं, किसको, जो अभिकारक तथा उत्पाद में भाग लेते हैं, जब हम उनको प्रतीकों के रूप में लिखते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे आइए यहाँ देखते हैं, कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। जब कार्बन और ऑक्सीजन की क्रिया कराई जा रही है तो देखिए आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है, जिसे हम CO2 गैस कहते हैं। यहाँ देखिए कार्बन को अगर आप हिंदी में लिखना चाहे तो ये होगा कार्बन और ये होगा आपका ऑक्सीजन, ठीक है। और आप भी यही इस अभिकारक को चेक कीजिए, अभिकारक हमने अभी आपको बताया था, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। बात बताइए, इतने कार्बन के लाखों करोड़ों अणु है, कार्बन के लाखों करोड़ों अणु की अगर क्रिया कराया जाए तो हमें बार बार कठिनाइयों का सामना करना होगा, इनके लिखना काफी लंबा पड़ जाएगा। इसके लिए वैज्ञानिकों ने इसका एक नाम रख दिया, जैसे कार्बन का नाम दे दिया क्या, C, ऑक्सीजन का नाम क्या दे दिया, O। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो C से कार्बन है, उसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये डाई 2 के लिए लगता है, और ऑक्साइड जब ऑक्सीजन किसी से क्रिया करता है ऑक्साइड बन जाता है। तो ये कार्बन, ये 2 है डाई, ये ऑक्सीजन जब क्रिया किया है तो क्या बन गया, ऑक्साइड, इसको कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे देखते हैं क्या है आपका, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए आगे देखिए आप, अगला टॉपिक है आपका संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, जब वायु तथा नमी के कारण लोहा धीरे धीरे संक्षारित होने लगता है तो इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। संक्षारण बहुत आसान है, जब लोहा जो है, जो लोहा होता है आपके घरों में, वो जब वायु और नमी के संपर्क में आता है तो धीरे धीरे क्या होने लगता है, संक्षारित होने लगता है, अर्थात उसका रंग भूरा होने लगता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण। ये केवल लोहे पर ही लागू नहीं होती, ये अन्य अन्य क्रिया अन्य तत्वों पर ये लागू होता है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे आपके पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये लोहा से अधिक क्रियाशील होते हैं,
कौन? पोटेशियम और सोडियम। और आपको ये बात जानना चाहिए कि जो सोडियम होता है उसे खुले वातावरण में हम नहीं रख सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, आपका क्या, ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बना लेता है। इसको इसी बचाने के लिए इसको हम घरों में केरोसिन में रखते हैं। केरोसिन कहने का मतलब यहाँ पर मिट्टी का तेल जिसे होता है उसे केरोसिन कहते हैं, गाँव में मिट्टी का तेल कहते हैं और उसका केरोसिन भी कहते हैं, दोनों नाम है उसका। तो हम सोडियम को ऑक्सीजन से बचाने के लिए उसे हम क्या करते हैं, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए सोडियम क्या है ना, ऑक्सीजन जैसे इसको खुले वातावरण में रखेंगे ये ऑक्सीजन से काफी तीव्र अभिक्रिया करके तुरंत सोडियम ऑक्साइड होता है, तुरंत भूरा रंग का हो जाता है। इसको बचाने के लिए हम इसे क्या किस में रखते हैं, केरोसिन में। लेकिन ये लोहा के केस में ऐसा नहीं होता है। लोहा क्या होता है, धीरे धीरे संचालित होता है। ऐसा क्यों है? क्यों लोहा जो है सोडियम की तुलना में कम अभिक्रियाशील होता है, इसको थोड़ा टाइम लगता है इसमें संचारित होने में। चलिए तो हम आगे देखते हैं। आपका क्या है, आपका अगला टॉपिक है आपका विकृत गंधिता। जब तेल तथा वसा युक्त सामग्री को लंबे समय तक रखा जाता है तो उसके स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। चलिए देखते हैं इसके बारे में। जो आप घरों में, जैसे कि आप घरों में क्या होता है जब खाना वाना बनता है, जैसे मान लीजिए आपके घरों में बना है पनीर का सब्जी, और उस पनीर के सब्जी को जिस बड़ा लाजवाब जिस दिन बना है उस दिन आपने उसको खाया, और खाने के बाद कुछ हिस्सा बचा उसको आपने रख दिया कि चलिए 2-4 दिन बाद खाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो क्या किया आपने, गर्मी के दिनों में आपने उसको खा लिया, और जो थोड़ा बच गया उसको आपने सोचा कि चलिए 3-4 दिन बाद, फ्रिज मत रखिए, 3-4 दिन बाद सोचे कि वैसे हवा में रखिए, खुले में जैसे रखना रखिए, पर फ्रिज में छोड़ के 3-4 दिन के लिए उसको रख दिया। अब 3-4 दिन बाद जब हमको उसको खाने का प्रयास करेंगे तो हम ये पाएंगे जिस पहले दिन हमने उस पनीर की सब्जी को बहुत ताव से खाया था, जो स्वाद हमने उस खाने के बाद उसको प्राप्त किया था, क्या वही स्वाद हमें 4 दिन 5 दिन बाद प्राप्त होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तब तक वो खराब हो चुका है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस पहले दिन पनीर की सब्जी बनी थी उस दिन उसका स्वाद लाजवाब था, लेकिन 3-4 दिन बाद जब समय बीता उसका क्या हुआ, स्वाद में परिवर्तन आ गया। अब दोनों के स्वाद में बहुत डिफरेंट आ जाएगा। जब पहले दिन बना था खाने में अच्छा लगा था, लेकिन अब आपके 3-4 दिन बाद वो पूरी तरह से खराब हो चुका है, स्वाद के लिए, सॉरी, शरीर के लिए हानिकारक है, खाने योग्य नहीं है। तो इसमें हुआ क्या है, ऐसा क्यों? क्योंकि जब तेल या तथा वसा युक्त सामग्री को लंबे समय तक हम रख दे, तेल या वसा युक्त में तेल पड़ता ही है, उसके स्वाद में आपको क्या मिलेगा, परिवर्तन आ जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधीय कहते हैं। चलिए एक बार और रिवीजन हम कर देते हैं। क्या है रासायनिक समीकरण? जब किसी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पादों को उनके प्रतीकों के रूप में लिखा जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए आगे देखिए, उदाहरण हमने अभी समझाया आपको, कार्बन है ऑक्सीजन है, ये दोनों को प्रतीकों के रूप में लिखा गया, ये विकारक है। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको भी प्रतीकों के रूप में लिखा गया है। चलिए आगे देखिए क्या है, संक्षारण। जब वायु तथा नमी के कारण जो लोहा है धीरे धीरे संचारित होने लगता है, इस पूरी घटना को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। आगे देखिए विकृत गंधता। जब तेल तथा वसा युक्त खाद्य सामग्री को हम लंबे समय तक रखते हैं तो उसके स्वाद में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में लिख लीजिएगा इसको। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम इसके आगे रेडॉक्स प्रक्रिया और अन्य टॉपिकों के बारे में अध्ययन करेंगे। और हाँ, एक और आप जरूरी बात, आज मेरा चैनल पे ये पहला दिन है और मैं आपसे सभी बच्चों से यही आग्रह करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करके अपने अन्य दोस्तों के पास भेजें और पढ़ाई करें। चलिए, धन्यवाद।